Hi students, welcome everyone. Good evening. Welcome all of you. Good evening. How are you all? So first of all, quickly let me know in the comment section those who have joined the class. Hi, how are you? Good evening. Good evening. So Pachapadi, today we are having our organisms and populations third lecture and we will be continuing with that. मीनवाइल मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताते जाइए कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं या हाय एवरीबॉडी गुड इवनिंग गुड इवनिंग कीप एक्नॉलेजिंग इन द चैट बॉक्स जितने भी बच्चे आते जा रहे हैं फटाफट से चैट बॉक्स में बताते जाइए यस एवरीवन So if you don't know me, I'm Tamsa Tyagi, your biology educator on Unacademy 11-12 channel. And Vijay, this is the Telegram channel link that is even provided in the description box. तो ये जो Telegram channel link है, this will help you to get connected with all the educators who are present on Unacademy 11-12 channel. ठीक है? तो या बच्चे ये अनअकैडमी का 11-12 का जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इट विल हेल्प यू टू गेट कनेक्टेड विद ऑल द एडुकेटर्स हु आर प्रेजेंट हियर राइट. Then students, दिस इज द प्लस कोर्स एंड यू ऑल नो कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बिना प्लस कोर्स के वो उतनी अच्छी नहीं होती. ठीक है, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट फटाफट से अब ज़्यादा वेट मत करो. जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पे यू आर हैविंग दिस फाइनल टाइम, टेक अ 3 मंथ सब्सक्रिप्शन क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम है. बोर्ड एग्जाम के बाद में आप लोगों का नीट एग्जाम भी होने वाला है. सो यू विल बी नीडिंग अ प्रॉपर गाइडेंस देयर. आपको बच्चे एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी. ठीक है, और वो प्रॉपर गाइडेंस आपको एक प्रॉपर लाइव क्लासेस, एक लाइव क्लासरूम एनवायरनमेंट, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ मिल रही हैं. So these are only and only present on the plus feature of Unacademy app. So don't waste more of your time and start coming on the plus classes. एंड इफ आई टॉक अबाउट आइकॉनिक, सो आइकॉनिक तो बच्चे ऑब्वियसली आइकॉनिक है ही. यहाँ पे आपको अपने लिए पर्सनल गाइडेंस मिलती है. यू गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स. टॉप एक्सपर्ट से आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलती है. एंड इवन आप लोगों के ना प्रॉपर स्टडी प्लानर्स यहाँ रेडी किए जाते हैं. स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है विद स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते हैं. एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको यहाँ मिलती है. स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स आर इवन बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एग्जाम एक्सपर्ट्स. एग्जाम एक्सपर्ट्स आपको स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स प्रोवाइड करते हैं. टेस्ट एनालिसिस आपको मिलता है एंड इवन यू गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स. ठीक है, तो टेस्ट एनालिसिस के लिए भी आपको एग्जाम एक्सपर्ट से हेल्प मिलती है. मतलब आपको इतने सारे अमेजिंग फीचर्स आइकॉनिक पे मिलते हैं ना. And मुझे why I keep suggesting you about the iconic and plus. So if I tell you, even personally भी अगर मैं आप बताऊं तो जितने भी बच्चों ने प्लस को ज्वाइन किया तो उनका जो एग्जाम में इम्प्रूवमेंट देखा गया ना मार्क्स में वो काफ़ी बेटर रहा है. मतलब दे हैव डन बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज बिकॉज दे नीडेड अ राइट पुश. ओके, यूट्यूब पे तो क्या होता है ना कि आप लोग क्लासेस आते हो, अटेंड करते हो, इतनी तो डिस्टर्बेंस रहती है, बातचीत करते हो, आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझ भी लोगे. बट जो बात प्लस में होती है वहाँ पे प्रॉपर आपको टेस्ट हो रहे हैं, स्टडी प्लानर्स, मतलब आपको एक यू नो कंप्लीट पैकेज चाहिए होता है whenever you are preparing for an exam. So that you will get on plus and iconic. So don't waste your time और जल्दी जल्दी एटलीस्ट 3 मंथ्स का जो आप लोगों का ये पैकेज है उसको लेना आप स्टार्ट कर दो, स्पेशली क्लास 12 स्टूडेंट्स. एंड अगर यहाँ पे हमारे क्लास 11th के बच्चे भी बैठे हैं बच्चे, अब तो मेरे हिसाब से आप लोगों को तो यहाँ से सीख लेनी चाहिए एंड पूरा अपना कंप्लीट 1 ईयर का रिवीजन जो है अनअकैडमी प्लस पे करना चाहिए. तो प्लस की यहाँ पे पैकेजेस मेंशन है बच्चे. एंड यहाँ पे आई वुड से कि अगर आप लोग देखो 9 मंथ्स का, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए जितने भी क्लास 11 के बच्चे हैं, इट जस्ट कॉस्ट यू 1250 अ मंथ. मतलब आपको 3-4 सब्जेक्ट्स जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी अगर आप ऑफलाइन जाते हो, यू नो हाउ मच यू स्पेंड ऑन एवरी सब्जेक्ट.
every month. Yes, and here you are just spending 1250 for all the subjects. You get English here, you get maths here, you get bio here, you get physics here, you get chemistry here, you get computer science here, you get so many subjects and the top experts. इतने सारे options है educators के. तो आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा अब सोचना चाहिए. स्टार्ट कमिंग. ओके, एंड टामन जीरो कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आउट देयर. ठीक है, अब मैं एक एक करके सबका नाम नहीं ले रही हूँ. सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ बच्चे, ये आइकॉनिक की प्राइसिंग यहाँ मेंशन है एंड सेम टामन जीरो कोड आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं. ऑलराइट, so we are gonna start with the next feature, that is temperature. हम देखेंगे कि टेम्परेचर किस तरह से इफेक्टिव होता है एंड हाउ डज इट अफेक्ट द द ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो टेम्परेचर होता क्या है? सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज टेम्परेचर. So temperature is a measure of the intensity of heat. हीट का कितना इंटेंसिटी रहता है उसके मेजर को हम टेम्परेचर कहते हैं. So temperature is actually the measure of the intensity of heat, right? So it can be measured in degree Celsius, it can be measured in degree Fahrenheit. ठीक है, आप लोगों ने बचपन ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं. Now the temperature on land or in water is not uniform. You all must be aware about this fact. देखो बच्चे, ये बात आप सभी जानते होंगे कि जो लैंड और पानी का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं होता, वो चेंज होता रहता है. ठीक है, और चेंज कैसे होता है? डिपेंडिंग अपॉन द डे एंड द नाइट. डू यू गेट इट? डिपेंडिंग अपॉन द सनलाइट. ओके, depending upon the heat, depending upon the position of the sun. Okay, and even obviously the weather. So the temperature is not at all uniform of the land and water. ठीक है, तो कई सारे फैक्ट्स होते हैं लैंड के. अगर हम बात करें, सो ऑन लैंड द टेम्परेचर वेरिएशंस आर मोर प्रोनाउंस्ड. लैंड पे टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होते हैं. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप लोगों ने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो डेजर्ट्स होते हैं. ठीक है, डेजर्ट्स जितनी जल्दी गर्म होते हैं, जितनी जल्दी वो हीटअप होते हैं, उतनी ही जल्दी तेजी से वो रात में ठंडे भी हो जाते हैं. क्योंकि जो सैंड होती है, जो लैंड एरियाज होते हैं, जो रेतीली जगहें होती है, जितने भी प्लेन एरियाज होते हैं, लैंड रीजन्स होते हैं बच्चों, जो लैंड होता है ना एक्चुअली वहां पे टेम्परेचर बहुत जल्दी लूज होता है. the heat loses very fast because land absorbs heat very fast and loses heat very fast. तो क्योंकि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है इसलिए वहां का टेम्परेचर इमिडिएटली राइज हो जाता है. ठीक है, वेयर एज अगर हम एक्वाटिक एनवायरमेंट की बात करें, एक्वाटिक मीडियम की बात करें, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन भी देर से होता है एंड इवन द हीट इज लॉस्ट एट अ स्लोअर रेट. अंडरस्टूड? Understood both the points here? Yes. So on the land, the temperature variations are more pronounced when compared to the aquatic medium. अगर हम aquatic medium से compare करें तो काफी ज्यादा यहाँ पे variations देखने को मिलते हैं. And the reason now you know, and I think you knew the reason through your primary classes only, है ना? बचपन में आपने ये concept पढ़ा हुआ है, right? Now, the temperature on land depends on seasons and the geographical area on this planet. तो जो टेम्परेचर होता है ना, ठीक है, लैंड के ऊपर जो भी टेम्परेचर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द सीजन्स ऑल्सो. ठीक है, कि सीजन कैसा है एंड इवन ऑन द जियोग्राफिकल एरिया, कि जियोग्राफिकल एरिया कैसा है प्लैनेट पे, हाउ इज द जियोग्राफिकल एरिया देयर. टेम्परेचर की अगर हम बात करें बच्चे, सो टेम्परेचर इज highly variable on the entire earth. टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, बहुत तेजी से टेम्परेचर गिरता है when we move from equator towards the poles. जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं ना, बहुत तेजी से टेम्परेचर गिरता है. ठीक है, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली. एंड ऑल्टीट्यूड ऑल्सो कॉजेज वेरिएशंस इन टेम्परेचर. और जो ऑल्टीट्यूड है ना, ये भी काफी ज्यादा वेरिएशंस लेके आता है टेम्परेचर में. ठीक है, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द टेम्परेचर. तो दिस इज द ड्राई बल्ब यू कैन सी एंड इट्स द थर्मोमीटर. आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में.
So it is responsible for checking the temperature of any particular place. ठीक है. So दो तरह के thermometers होते हैं, clinical and laboratory one. तो क्लिनिकल ऑब्वियसली आपके मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होता है, एंड देन लैबोरेटरी वन कैन बी यूज टू डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर और एनी सरफेस एनीथिंग. So for instance, temperature decreases gradually as we move to the top of the mountains. बच्चे आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, ऑब्वियस सी बात है, हम जैसे जैसे हायर ऑल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं, है ना, हम जितने भी यहाँ पे नॉर्थ वाले लोग होते हैं, सो नॉर्थ में अगर हम बात करते हैं दिल्ली की फॉर एग्जांपल, तो दिल्ली में बहुत ठंड हो जाती है. ठीक है. हाँ. एंड और अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं, वी आर गोइंग मोर टूवर्ड्स द लाइक जम्मू एंड कश्मीर एरिया, द हिमाचल प्रदेश एरिया, वहां और भी ज्यादा ठंड होती है. मतलब गर्मियों के मौसम में भी आपको वहां पे ठंडी मिलेगी. ठीक है. हाँ. एंड जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द साउथ एरिया, द कोस्टल एरियाज आर देयर बेसिकली, बट दोज आर द सदर्न एरियाज. तो जब सदर्न एरियाज की तरफ जाते हो तो वहां पे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता रहता है, तो वहां पे उतनी ठंड नहीं होती है. देयर आर नो चांस ऑफ वियरिंग द लॉन्ग कोट्स एंड ब्लेजर्स एंड वहाँ ऐसे बड़े बड़े स्वेटर्स पहनने की जरूरत उधर नहीं पड़ती, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत मॉडरेट रहता है थ्रू आउट द ईयर. ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज्यादा ठंड होती है. गर्मी हो सकती है बट बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, क्योंकि कोस्टल एरिया है. एंड मोर ओवर ठंड नहीं होती है. ठीक है. क्योंकि वो साउथ में आ गया. तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाएंगे ना, तो वहां पे टेम्परेचर कैसा होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. सो हेंस सॉरी, द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, आई मीन टू से द टेम्परेचर डिक्रीजेस और ठंड बढ़ती है. ठीक है. टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड द यू कैन फील मोर कोल्ड देयर, राइट. अब हम यहाँ पे जरा ना थोड़े से बायोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं कि टेम्परेचर के किस तरह के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. तो देर आर अ लॉट ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर दैट कैन बी सीन. सबसे पहले टेम्परेचर टॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो व्हाट इज टेम्परेचर टॉलरेंस, कि देखो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं, क्या सब हर तरह के टेम्परेचर को झेल सकते हैं? क्या सारे एनिमल्स बहुत ज्यादा गर्मी झेल सकते हैं? क्या सारे प्लांट्स बहुत ज्यादा गर्मी झेल सकते हैं? अब जैसे कैक्टस है, कैक्टस इतनी गर्मी में सरवाइव कर सकता है. ठीक है. इट कैन सरवाइव इन द ड्राई रीजन्स, इन द एरिड रीजन्स, इन विदाउट वाटर, इन द हीट. बट द सम अदर प्लांट्स, ठीक है, अगर हम दूसरे प्लांट्स की बात करें, वो सब डेजर्ट्स में सरवाइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह एनिमल्स की भी अगर हम बात करें, तो एनिमल्स का भी यही सेम सीन होता है. नॉट एवरी ऑर्गेनिज्म इज हैविंग द सेम रेंज ऑफ टॉलरेंस टूवर्ड्स टेम्परेचर. बात समझ में आई? हर इंडिविजुअल का जो एक रेंज होता है ना टेम्परेचर का, वो अलग अलग होता है. दैट्स नॉट एट ऑल द सेम फॉर so many wide variety. We have such a rich biodiversity on earth, and all of these organisms cannot show the same range. They are all having variations in the range of tolerance of the temperature. Now a few organisms can tolerate, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टॉलरेट कर लेते हैं एंड इवन थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. बहुत बड़ी ह्यूज रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में वो सरवाइव कर लेते हैं, टॉलरेट करते हैं, एंड उनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स. क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज यूरीथर्मल organisms. We call them as eurythermal organisms. Fine. Then but a vast majority of organisms, एक बहुत बड़ा सा majority of organisms की अगर हम बात करें, these are restricted to a very narrow range of temperatures. बहुत ही छोटा सा narrow सा range of temperatures तक ये restricted रहते हैं. And such organisms are called stenothermal organisms. ऐसे organisms को हम क्या कहते हैं? Stenothermal organisms. Okay. We call them as stenothermal organisms.
Now, the levels of the thermal tolerance of different species determine their geographical distribution. So, जो level रहते हैं thermal tolerance के अलग अलग species के, वो क्या करते हैं, वो geographical distributions को determine करते हैं. They actually determine, they analyze the different levels of the thermal tolerance. Okay, and yeah. देन टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म. अब टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म का भी कोई लिंक होता है? क्या लगता है आपको? हमारी जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं, डाइजेशन चैप्टर आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा. बच्चे हमने देखा था डाइजेशन बहुत सारे एंजाइम्स की मदद से होता है ना. कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपने पढ़े होंगे. आपने सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा होगा, आपने पैनक्रियाटिक अमाइलेज पढ़ा होगा, आपने लाइपेजेस पढ़ा होगा, ट्रिप्सिन पढ़ा होगा, पेप्सिन पढ़ा होगा, है ना. सो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट सो मेनी एंजाइम्स इन द डाइजेशन चैप्टर. सो नाउ द थिंग इज कि क्या ये जो टेम्परेचर है, does this affect the working of the enzymes? Yes or no? आप लोग बताइए, क्या अफेक्ट करता है? टेम्परेचर से कोई फर्क पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पे, या कुछ भी टेम्परेचर और एंजाइम बहुत इजीली काम कर सकते हैं, ऐसा होता है? बताओ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हैपेंस? हाँ, होता है. एवरीबडी गोज फॉर होता है. हाँ, इफेक्ट होता है. ओके, क्या इफेक्ट होता है? और ये भी आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो. टेम्परेचर का इफेक्ट यू हैव स्टडीड ऑन द एंजाइम्स. और आप लोगों ने इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा सलाइवरी अमाइलेज वाला. देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. सुना है ना सबने? यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस. ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है बच्चे? ऑप्टिमम टेम्परेचर. So optimum temperature actually it means here that the temperature affects the working of the enzymes. Temperature जो होता है ना, इन enzymes की working को बहुत ज़्यादा affect करता है, and through it the basal metabolism, and hence ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा आपका basal metabolism को affect करता है, and the other physiological functions of organisms. और इसके अलावा दूसरे फंक्शंस जो होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उसको भी ये वहां पे it affects it. Okay, it also affects the physiological functions of the organisms. Fine. Now, temperature and metabolism. So the temperature at which the metabolic activities occur at the climax level is called the optimum temperature. So वो temperature जहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, वो मैक्सिमम होती है. क्लाइमैक्स लेवल का मतलब है, मतलब आपका एंजाइम उधर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मैक्सिमली एक्टिव होता है. ठीक है, दैट्स द क्लाइमैक्स लेवल. तो उस टाइम उस टेम्परेचर को स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर. फाइन, दैट टेम्परेचर इज स्पेसिफिकली नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. Now, the lowest temperature at which an organism can live indefinitely, और एक obviously किसी एक एंजाइम का अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो उसका लोएस्ट पॉइंट भी होगा. तो लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है at which an organism can indefinitely can live, okay, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से रह रहा है, but indefinitely the organism is surviving there. So that minimum, that is known as the minimum effective temperature. ठीक है, तो वहां का मिनिमम टेम्परेचर जो होगा for the survival of the organism, okay, so that's the minimum effective temperature. If an animal or a plant is subjected to a temperature below the minimum effective level, अगर बच्चे, अगर किसी एनिमल या प्लांट को इस मिनिमम इफेक्टिव लिमिट, मतलब मिनिमम क्या होती है कि ये भाई उसकी एक लास्ट टॉलरेंस है, मिनिमम है, सबसे लोएस्ट उसका वहां पे वो रेंज है, इससे अगर वो नीचे जाएगा तो वो एक कंडीशन ऑफ इनएक्टिवनेस में चला जाता है. इसके बाद वो प्लांट या वो एनिमल इनएक्टिव हो जाएगा.
डू यू अंडरस्टैंड? तो हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, दैट्स द नॉर्मल टेम्परेचर। तो वी ऑल्सो हैव अ मिनिमम इफेक्टिव लिमिट। अगर हमारा टेम्परेचर उससे ज्यादा लो चला गया ना तो हम इनएक्टिव हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोल्ड एरियाज में, अगर जो लोग पोलर एरियाज पे जाते हैं बच्चे, वहां पे सरवाइव करना बिल्कुल आसान नहीं होता, ठीक है। कभी कभी लोग फ्रीज करके उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि बॉडी नहीं झेल सकती, वो मिनिमम इफेक्टिव लिमिट मिनिमम ही है, उसके बाद नो सर्वाइवल पॉसिबल। सो दैट्स द कंडीशन ऑफ इनएक्टिवनेस। आफ्टर दैट द ऑर्गेनिज्म विल बी इनएक्टिव एंड उस कंडीशन को हम बोलते हैं चिल कोमा। मतलब चिलिंग से बॉडी फ्रीज हो जाती है, ब्रेन फ्रीज हो जाता है एंड ब्रेन गोज अंडर कोमा। डू यू गेट इट? एंड ब्रेन डेड हो जाता है एक टाइम के बाद में एंड देन ऑब्वियसली द पर्सन डाइज। चिल कोमा बोलते हैं इसको, ठीक है। इट्स नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अदरवाइज। एंड देन द मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर। जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना बच्चे, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है वैसे वैसे मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता रहेगा। फ्रॉम मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर। मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर से ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ वो इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिक रेट उसका बढ़ता रहता है। And the maximum temperature at which a species can live indefinitely in an active state is called maximum effective temperature. और अगर हम maximum temperature की बात करें तो जो maximum temperature होता है ना जिसपे एक species जो है वो indefinitely it survives, ठीक है, it is in an active state, that is the maximum effective temperature. समझ गए? सो देर इज अ मिनिमम टेम्परेचर एंड देर इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑल्सो। जिस तरह से ठंड सर्वाइव नहीं कर सकते ऑर्गेनिजम्स, उसी तरह बहुत ज्यादा हीट या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी सर्वाइव नहीं कर सकते। सो एक मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर भी होता है। इसके बियॉन्ड जाएंगे तो ऑब्वियसली अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ओके फाइन। Now, if the temperature is raised above the maximum effective temperature, तो बच्चे जैसे कि मैंने बात किया, अगर ये मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर का रेंज जो है वो एक्सीड हो जाता है तो उस कंडीशन को, मतलब एनिमल्स एक्चुअली जो है वो किस चीज में चल जाते हैं, किस कंडीशन में चल जाते हैं, दे अंडरगो हीट कोमा, ठीक है, वो हीट कोमा में चले जाते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर वेरीज मच इन डिफरेंट एनिमल्स। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा वेरी करता है, इट वेरीज वेरी मच, ठीक है। अलग अलग होता है, टॉलरेंस ही अलग अलग होती है। तो यही हमने बोला बच्चे कि जो टॉलरेंस होती है ना हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है। एक वैन हॉफ्स रूल, इट्स अ वेरी फेमस रूल, नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बट बच्चे यू शुड नो फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है। नोट्स में नहीं इंक्लूड करना, मत करना, बट एटलीस्ट सुन लो, ठीक है। So Van Hoff is a Nobel laureate in thermochemistry and इन्होंने क्या propose किया? He proposed that with the increase of every 10 degrees Celsius, the rate of metabolic activities doubles. मतलब हर 10 डिग्री सेल्सियस जो है बॉडी टेम्परेचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बढ़ेगा तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी हो जाती है? डबल हो जाती है। अंडरस्टूड? Do you get it? The enzyme starts working more effectively. Van Hoff's rule can also be stated in reverse, और इसको हम reverse भी बोल सकते हैं, just and how we are going to reverse this, saying that the reaction rate is halved with every 10 degree Celsius decrease in the temperature. तो 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी डबल हो जाती है, और वहीं अगर 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है टेम्परेचर तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? इट इज गोइंग टू बी 1/2, दैट इज हाफ। क्लियर? समझ में आया? समझ में आ गया भाई सबको? यस और नो? ओके ग्रेट। If you have any problem, any doubt, please let me know in the comment section. Clearly समझ में आ रहा है ना यार सबको? वैसे ये बहुत easy concepts हैं, I don't think आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम आएगी समझने में, बट इन केस अगर आती है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इजी,
बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। देन टेम्परेचर अडेप्टेशंस। देखो भाई, जब दुनिया में सरवाइव करना है तो सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज भी सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो डार्विन अंकल ने बताया था कि अगर अडेप्ट नहीं किया तो भाई स्वाइप आउट हो जाओगे, है ना, नेचर ही नहीं सिलेक्ट करेगा। क्योंकि अडेप्टेशंस अगर होती हैं, अगर ऑर्गेनिज्म चेंज के साथ साथ खुद को अडेप्ट कर लेता है तो उसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर चेंज के साथ साथ अडेप्टेशंस नहीं होते हैं, देन द नेचर इज गोइंग टू स्वाइप देम आउट। उनका जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब दे माइट एक्सटिंक्ट। नाउ हम सबसे पहले टेम्परेचर अडेप्टेशंस की बात करते हैं। सो टेम्परेचर अडेप्टेशंस इन एनिमल्स कैन बी डेल्ट अंडर 3 हेड्स। टेम्परेचर अडेप्टेशंस 3 तरीकों से हम इसको डील कर सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहले टेम्परेचर अडेप्टेशंस में आते हैं आपका, you have behavioral adaptations. What do you mean by behavioral adaptations? मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो अडेप्टेशंस होंगी वो ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर में होंगी, है ना, कि वो किस तरह से मतलब बिहेव करते हैं, उस चीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो दैट्स गोना बी द बिहेवियरल अडेप्टेशंस। फिर आते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस, मतलब बॉडी के फिजिकल फीचर्स में कोई चेंजेस या बॉडी के इनर इनर बॉडी के अंदर कोई भी एनाटॉमिकल चेंजेस, so that kind of changes leads to the anatomical adaptation. Then we have physiological adaptations. तो physiological adaptations में क्या आता है कि आपका ऑर्गेनिज्म जो है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, यानी कि बच्चे कि जितने भी आसपास का एनवायरनमेंट है उसके साथ साथ वो फिजियोलॉजिकली कैसे वहां पे अडेप्ट करते हैं खुद को। अब हम वन बाय वन करके इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे। सबसे पहले बिहेवियरल अडेप्टेशंस को हम देखते हैं। तो some organisms show behavioral responses to cope with the variations in their environment. कुछ organisms जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो behavioral responses शो करते हैं ताकि they can cope with the variations in their environment. environment के अंदर जो भी variations होते हैं उनसे बाहर आने की कोशिश करते हैं. They try to come out of those things. Okay. See, ये एनवायरमेंट के साथ साथ इनका बिहेवियर भी वैसे ही चेंज हो जाता है. They are trying to show the changes in the color also. See, can you see students that their behavior is going to change with the variations in the environment. जैसा जैसे उनको फ्लावर्स मिलेंगे, जैसी जगह मिलती है, इनकी वैसी फीडिंग स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं, ठीक है। और सी हर जगह यू विल फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज एंड जिस तरह का उनको सबस्ट्रेट मिलता है वैसे इनकी फीडिंग स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं. दे ट्राई टू चेंज एंड अडैप्ट. ओके. देन देयर इज एन एग्जांपल ऑफ डेजर्ट लिजार्ड्स. डेजर्ट लिजार्ड्स का बहुत ही फेमस एग्जांपल है. दे मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियरल मींस. मतलब उनका एक बिहेवियर अभी मैं आपको बताऊंगी वो क्या करते हैं, और उस बिहेवियर के थ्रू वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द ईयर. ठीक है. अगर उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो वो धूप में आके दे स्टार्ट बास्किंग इन द सन, और अगर उनको ठंड लगती सॉरी गर्मी लगती है तो दे गो इन द शेडेड एरियाज and they try to keep their body a bit cold there. ठीक है. so this is a behavioral adaptation. मतलब जैसे जैसे उनको चेंजेस दिखे वैसे वैसे उन्होंने अपनी बिहेवियर में भी चेंज कर लिया. so this is how they bring the changes in the behavior. they bask in the sun and absorbs the heat. ये क्या करते हैं, ये सन में धूप में they bask in the sun and वहां से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं and then staying in the warmth of the sunlight. कहाँ रुकते बच्चे ये, सनलाइट में, धूप में आराम से वहां पे सनलाइट में they will be staying
ओके यही मैंने बताया, उनको जैसी ठंड लगती है दे स्टार्ट बास्किंग इन द सन एंड व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, और जैसे ही इनका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, ड्रॉप होने लगता है, तो क्या आएगा, इट गोज बिलो द कंफर्ट जोन, सो इट स्टार्ट्स गोइंग बिलो द कंफर्ट जोन। उसके बाद में they have to do something, okay they move into the shade when the temperature starts increasing, और similarly जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो शेडेड रीजन में चले जाते हैं। समझ गए, क्लियरली समझ में आ गया। तो इस तरह की होती है बच्चे डेजर्ट लेजर्ड्स, यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स वेरी स्कैरी दो। हाँ मुझे वैसे भी रेप्टाइल से बहुत डर लगता है, आई एम स्कैर्ड ऑफ रेप्टाइल्स, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स in the class, yeah, but okay, so this is the behavioral adaptation which is seen in your desert lizards. Understood, easy peasy, it's mentioned in the NCERT, this example is given in the NCERT। तो बच्चे आप लोगों से ये अडेप्टेशंस पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स में, एंड जितना हो सकता है, जितना हो सकता है आप थियरी क्वेश्चंस के सारे आंसर्स, स्पेशली इकोलॉजी की जो दोनों चैप्टर्स हैं, ये जो यूनिट है बच्चे, यहाँ पे जो आप आंसर करिए ना एग्जाम्पल्स के थ्रू करो, गिव एज मेनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन। उसके लिए एग्जाम्पल्स लर्न भी करने पड़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं, मुझे एग्जाम्पल जरूर याद कर देना। अगर पूछा हो नहीं हो डजेंट मैटर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस हेडिंग लिखो, एक लाइन में एक्सप्लेन करो, नीचे एग्जाम्पल लिख दो। भाई जो एग्जामिनर आपके आंसर से इम्प्रेस होते हैं ना, आई एम टेलिंग यू दिस ट्रिक वर्क्स अ लॉट। if you want to get full marks in ecology, follow this step, okay, follow this step for your ecology, it is going to help you a lot। Some species are capable of burrowing into the soil to escape from the excessive heat above the ground level। कुछ स्पीशीज जो होती हैं उनके अंदर बहुत अच्छी खासी कैपेबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, दे कैन एस्केप फ्रॉम द एक्सेसिव हीट, अगर बहुत ज्यादा हीट होती है तो उससे एस्केप करके दे मूव्ड अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर चले जाते हैं। फाइन, नाउ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस, अगली अडेप्टेशन आती है आपकी मॉर्फोलॉजिकल और बाय एनाटॉमिकल अडेप्टेशन। सो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पे आपको जो चेंजेस दिखेंगे, जो अडेप्टेशंस दिखेंगी, वो मॉर्फोलॉजी यानी कि फिजिकल फीचर्स में देखने को मिलेगी। यू विल बी फाइंडिंग ऑल द चेंजेस इन द फिजिकल फीचर्स। In polar seas, aquatic mammals such as the seals have a thick layer of fat that acts as an insulator। क्या होता है ना, पोलर सीज में जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं जैसे कि आपके सील्स हो गए, दे हैव अ वेरी थिक लेयर ऑफ फैट, फैट की बहुत मोटी लेयर होती है, एंड दैट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, एंड इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ बॉडी हीट, और ये बॉडी हीट के लॉस को रिड्यूस भी करता है, विच इज अंडरनीथ देयर स्किन, जो उनके स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। फाइन, नाउ दिस इज ऑब्वियसली नोन एज ब्लबर, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ब्लबर, इट्स अ वेरी थिक लेयर बीनीथ द स्किन, बहुत मोटी लेयर होती है, ब्लबर इसको हम कहते हैं। एंड सी ये आपके इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म है, दिस इज योर सील, एंड यू विल सी कि इसकी जो स्किन है ना, इसके नीचे बहुत मोटी सी लेयर, तो इस तरह के एक्वाटिक मैमल्स में आपको ये देखने को मिलता है। फाइन, देन द एनिमल्स विच इनहैबिट द कोल्डर रीजन्स, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो हमारे कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, और उसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, दैट इज पोलर बेयर। सबने देखा है मूवीज में, सामने से तो ऑब्वियसली नहीं देखा होगा क्योंकि आप लोग पोलर रीजन्स पे नहीं गए होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत रेयर लोग जा पाते हैं पोलर रीजन्स पे, वैसे इतने स्टंट्स कोई करता नहीं है तो पोलर रीजन्स पे क्या होता है बच्चे, पोलर रीजन्स पे ये पोलर बियर प्रेजेंट होते हैं, और ये इनके अंदर भी अडेप्टेशंस हैं,
they have larger body size with greater mass. लार्ज साइज होने का रीजन क्या होता है? लार्ज साइज होने का रीजन यही होता है बच्चे कि इनका जो है ना, अगर स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जो वॉल्यूम होता है एज कंपेयर टू देयर एरिया इज वेरी लेस, एंड वो बहुत जल्दी हीट लूज कर देते हैं जो छोटे एनिमल्स होते हैं। तो इसलिए स्मॉल एनिमल्स कांट बी फाउंड इन द पोलर रीजन्स। ठंडे एरिया में आपको छोटे ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे। ऑर्गेनिज्म जो आपके ठंडे एरिया पोलर एरिया में होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये पोलर बेयर्स, इनका बहुत बड़ा साइज रहता है, काफी बड़े बड़े होते हैं ये। सो क्यूट। तो दिस इज द रैबिट, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखे होंगे माउंटेनियस रैबिट्स भी थोड़े बड़े होते हैं साइज में। हाँ, दे आर कंपैरेटिवली एंड दे आर सो फरी। दिस इज अ मॉर्फोलॉजिकल फीचर, इतना फर होता है ना इनके ऊपर। इवन पोलर बेयर्स, सी दे हैव सच अ थिक लेयर ऑफ फर ऑन देम। ये खुद ही एक ब्लैंकेट अपने ऊपर कैरी करते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। See, this is the yak. You can see there, yak. Now, this is the tiger. Tigers are also found in the polar regions. Okay. Then seals, macaw. So बहुत सारे इस तरह के animals आपको, fox, ये seal है, penguins. Penguins को कौन भूल सकता है? Penguins भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब का आपने देखा अभी तक जितने भी मैंने एनिमल्स आपको यहाँ पे दिखाए हैं, इन सभी का जो बॉडी मास है दैट इज क्वाइट क्वाइट लार्ज। अच्छा खासा हेवी बॉडी होती है, हेवी बॉडी मास होता है, लार्ज साइज होता है बॉडी का। सो द बॉडी मास इज यूजफुल टू जनरेट मोर हीट। क्या करती है ये? और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इट इज हेल्पिंग इन प्रोड्यूसिंग मोर हीट। एंड बर्गमैन्स रूल, अगर हम बर्गमैन्स रूल को देखें, सो मैमल्स एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स can also be seen here living in the polar regions and they have less surface area to body volume ratio. इनका जो सरफेस एरिया टू द बॉडी वॉल्यूम रेशियो अगर हम करते हैं तो वो काफी लेस होता है। सरफेस एरिया इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम। ओके, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बच्चे इनकी बॉडी से ना बहुत जल्दी हीट लूज हो जाती है, so hence they can't survive. Bergman's rule, very very important, very very important. So than the counterparts living in the tropical regions, so yeah, they are not capable of surviving. The small surface area helps to conserve the heat. तो जो स्मॉल सरफेस एरिया होता है ना, ये इनकी हीट को कंजर्व करने में हेल्प करता है। छोटा साइज होएगा तो हीट वहीं रहेगी, बड़ा साइज होएगा तो इट विल स्टार्ट लूजिंग। So for instance, the body size of American moose or Eurasian elk increases with the latitudes in which they live. ठीक है, सो आपका ये एग्जाम्पल है, अमेरिकन मूज दिया हुआ है, सी दिस इज योर अमेरिकन मूज। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हियर इट इंक्रीजेस दिस, द बॉडी साइज इंक्रीजेस विद द लैटिट्यूड्स। देख रहे हो आप? मतलब जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि इन अमेरिकन मूव्स का जो साइजेस होता है ना वो भी बढ़ता रहता है। गेट इट? सो द साइज also starts increasing. You will see the change in the sizes of the organism जैसे जैसे हम आगे आगे लैटिट्यूड्स में मूव करते रहेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? ऐसा तो नहीं कि समझ नहीं आ रहा? ऐसा कोई है? समझ नहीं आ रहा? नहीं ना, ऐसा कोई नहीं है ना? हाँ, बिकॉज इट्स एन इजी टॉपिक, यू डोंट हैव टू थिंक मच। इतना आसान सा मतलब ये टॉपिक है, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, ओके ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं मूव्स ऑफ नदर्न पार्ट ऑफ स्वीडन। अगर हम स्वीडन के नदर्न पार्ट की बात करें, इट शोज 15 to 20%
मोर बॉडी मास, 15 से 20% और ज्यादा बॉडी मास यहाँ पे होता है, ठीक है, than the same species that is the counterparts living in the southern Sweden. कहाँ रहते हैं? southern Sweden में रहते हैं. Okay, so these are actually surviving in the southern Sweden. So most of northern part shows 50 to 20% more body mass. नॉर्थ और साउथ में कंपैरिजन देख लिया, 15 से 20% का कंपैरिजन है भाई, ठीक है, 15 से 20% का कंपैरिजन, इट्स अ ह्यूज कंपैरिजन. Now mammals from the colder climates generally have shorter earlobes. अगर हम colder climates की बात करें तो जनरली वहाँ के जो mammals होते हैं ना, उनका कोल्डर क्लाइमेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो मैमल्स होते हैं उनके ईयरलोब्स काफी छोटे होते हैं, एंड इवन द लिम्स आल्सो, सो एज टू मिनिमाइज द हीट लॉस, ताकि जितना भी हीट लॉस है उसको कम से कम वहाँ पे रिड्यूस कर सके, हीट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है. अदरवाइज भाई अगर उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उनकी बेचारे की छोटी छोटी सी बॉडी से सारी हीट तो निकल जाएगी. ओके, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, जैसे कि ईयर हो गए, लिम्स हो गए, दीज आर ऑल considered as the extremities of the body. So in such animals the extremities are very small in size. ठीक है, अब देखो, see this is the evolution that has occurred. The large earlobes and long limbs increases the surface area without changing the body volume. तो बिना, अगर बॉडी वॉल्यूम बड़ा भी नहीं है, इनकी एक्सट्रीमिटीज की वजह से, अगर बड़े बड़े लिम्स होंगे, बड़े बड़े कान होंगे, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है. ओके, एंड इसको हम एलेन्स रूल कहते हैं. बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े हैं, हमने वैन हाउस रूल पढ़ा, बर्गमैन्स रूल पढ़ा, एलेन्स रूल पढ़ा, ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनको नोट करते रहना. दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ फॉर इंस्टेंस द पोलर फॉक्स, सी अगर हम यहाँ पोलर फॉक्स की बात करें, वल्पिस लैगोपस, फॉर्मरली मतलब पहले इसको एलोपेक्स कहते थे, ठीक है, अब इसको वेल्पेस कहते हैं. तो दिस इज व्हाट इट हैज शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज टू मिनिमाइज द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी. इसकी एक्सट्रीमिटीज भी बहुत छोटी छोटी होती है, शॉर्ट होती है, ताकि हीट लॉस को मिनिमाइज कर सके, ठीक है, ताकि बॉडी से मिनिमम हीट लूज हो. फाइन. एंड इन कंट्रास्ट द डेजर्ट फॉक्स, और उसी की जगह अगर हम डेजर्ट फॉक्स की बात करें, द डेजर्ट फॉक्स Vulpes zarda, look how cute it's looking, huh? So this is the fox. It has large earlobes. देख रहे हो, इसके lobes बहुत बड़े बड़े हैं. क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट में रहती है भाई. अच्छा ही तो है, हीट लूज हो जाएगी तो इस बेचारे को कम गर्मी लगेगी, समझ गए? So as to facilitate the better heat loss from the body. Understood? To facilitate better heat loss from the body. जितना ज्यादा हीट निकलेगी उतना अच्छा है भाई इस एनिमल के लिए, समझ गए? क्लियर? ग्रेट. नाउ next is physiological adaptation. So if we talk about the physiological adaptations, in most animals all the physiological functions proceed optimally. ज्यादातर एनिमल्स में हम क्या देखते हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ना, वो ऑप्टिमली प्रोसीड करते हैं इन अ वेरी नैरो टेम्परेचर रेंज. बहुत छोटी सी टेम्परेचर रेंज में ये प्रोसीड करते हैं, राइट. एंड इन ह्यूमंस के अंदर हम जानते हैं व्हाट्स द टेम्परेचर, द ऑप्टिमल टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ओके, वी आर हैविंग 37 डिग्री सेल्सियस एज द ऑप्टिमल टेम्परेचर. बट देयर आर माइक्रोब्स. बट ये बट हमेशा रहेगा. जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे या केमिस्ट्री पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको एक्सेप्शंस पे एक्सेप्शंस मिलती रहेंगी. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, दे कैन फ्लरिश इन हॉट स्प्रिंग्स. ये अच्छे खासे हॉट स्प्रिंग्स में फ्लरिश होते हैं. एंड इन सम पार्ट्स ऑफ डीप सीज वेयर टेम्परेचर इज
टेम्परेचर्स फार एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा एक्सीड कर जाता है। इट कैन एक्सीड मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। एंड मेनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर्स। बहुत सारी ऐसी फिशेस होती हैं जो एंटार्क्टिक वाटर में रहती है जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा जीरो से बिलो रहता है। इट्स ऑलवेज बिलो जीरो। सी, ये अलग अलग फिशेस हैं, राइट। एंड यहाँ पे भी ये फिशेस सर्वाइव कर रही है जहाँ पे जीरो से भी कम टेम्परेचर। सोचो माइनस में टेम्परेचर है बट ये मछलियां मजे से वहां पे रह रही हैं, दे आर सर्वाइविंग, ओके। एंड हैविंग रियलाइज्ड दैट द abiotic conditions of many habitats may vary over a time period, we now ask how do the organisms living in such habitats manage with the stressful conditions। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है भाई कि ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये एनिमल्स मैनेज कैसे करते हैं, है ना। सभी ये सोचेंगे। सो वन वुड एक्सेप्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मेनी स्पीशीज वुड हैव इवॉल्व्ड। यही सोचोगे कि भाई जब उनका व्हेन दे वर सर्वाइविंग तो उस टाइम पे बहुत सारी मेनी स्पीशीज वुड हैव इवॉल्व्ड अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल विद इन द एनवायरनमेंट, है ना। एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट देखने को मिला होगा बॉडी के अंदर। And in comparison, we are basically talking about within the body. So it permits all the biochemical reactions and physiological functions to proceed with the maximally efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. तो ये जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है ना बच्चे, एंड दीज आर एक्चुअली हेल्पिंग इन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो ये क्या कर रही है, ये आपके ओवरऑल फिटनेस को इनहैंस करती हैं। दीज आर हेल्पिंग और इनहैंसिंग द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द स्पीशीज। And this constancy could be chiefly in terms of the optimal temperature and osmotic concentration of body fluids। तो ये जो है ना, ये जो constancy है, it could be chiefly in terms of optimal temperature। mainly ये किस terms में है, optimal temperature के terms में है, and we can say in terms of the osmotic concentration। ठीक है, osmotic concentration के terms में भी है। Now, so the organism should try to maintain the constancy of its internal environment despite varying external environment conditions that tend to upset its homeostasis। तो जो organism है ना, they should keep trying, है ना। organism हमेशा ऐसे organisms जो होते हैं वो अपनी internal body temperatures को, internal physiological conditions को हमेशा maintain करने की कोशिश करते हैं। एंड इसी को हम होमियोस्टैसिस बोलते हैं। एंड इट्स ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन द warm blooded animals which are having the capability of this thermoregulation and homeostasis। full blooded animals में इस तरह का homeostasis नहीं दिखता है। so this is achieved by the processes described below। let's understand homeostasis कैसे अचीव होता है। अब हम वो आगे पढ़ेंगे बट उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। ब्लबर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर इन, इनमें से किस में ब्लबर एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, मतलब वेयर डू यू फाइंड ब्लबर, दैट्स द क्वेश्चन। इज इट द सील्स, कैमल, मैन, रैट? yes, start giving the answer everybody। blubber acts as an insulator in seals, camel, man, rat। yes everyone, seals, everybody, very nice। so it's absolutely correct। seals polar regions में रहते हैं, काफी मोटी थिक ब्लबर इनकी स्किन में प्रेजेंट होती है which is acting as an insulator and helping them to avoid the heat। next question, according to the Allen's rule extremities and surface area in mammals living in warmer regions are respectively what? एलेन्स रूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज और जो सरफेस एरिया है मैमल्स का लिविंग इन द वार्मर रीजन्स, दीज आर रिस्पेक्टिवली व्हाट? लॉन्ग, मोर, शॉर्ट, लेस, लॉन्ग, लेस, शॉर्ट, मोर। yes everybody, yes, what is it? It is respectively what? long,
more. Very nice. Absolutely correct. It's long and more. Next. Which one of the following depends on its metabolic water for its water requirements? इनमें से क्या जो है metabolic water पे depend करता है for its water requirements? Water requirements के लिए camel, seagull, kangaroo rat, turtle. Yes, which one of the following depends on its metabolic water for its water requirement? कैमल है, सीगल है, कैंगरू रैट है या फिर टर्टल है? व्हाट इज इट? जल्दी जल्दी बताते जाइए फटाफट से. यस एवरीबॉडी, क्विकली क्विकली स्टार्ट आंसरिंग. वेरी नाइस एवरीवन. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज कैंगरू रैट. एकदम सही. अगला, अब हम आते हैं रेगुलेट पे. ठीक है, नाउ वी विल बी एक्चुअली टॉकिंग. ठीक है, अभी मैंने लास्ट लाइन आपको बोला था ना कि हम ये देखेंगे कि होमियोस्टैसिस अचीव कैसे होता है. हाउ इज इट अचीव्ड? हाउ इज होमियोस्टैसिस अचीव्ड? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो कैसे अचीव होता है बच्चे होमियोस्टैसिस? सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटर्स की. So some organisms are able to maintain the homeostasis by physiological adaptations and even sometimes the behavioral ones also. ठीक है, physiological adaptations भी दिखती है, behavioral भी दिखती हैं. Which ensures constant body temperature. और ये क्या ensure करता है? ये एक constant body temperature को ensure करता है. It ensures कि एक constant body temperature हमेशा बना हुआ है. Fine. And then all the birds and mammals and very few lower vertebrate and invertebrate species, these are indeed capable of such regulation. तो जितनी भी birds होती हैं, mammals होते हैं, and even a very few lower vertebrates जो हैं, ठीक है, and even the invertebrate species, they are all capable of such regulation. इस तरह की regulation के लिए they are highly capable. Okay. Now thermoregulation and osmoregulation की बात करते हैं. So if we talk about the thermoregulation and the osmoregulation, so here we have, see, rats है आपके, है ना? You have your this chameleons, इनके अंदर भी आपको thermoregulation दिखता है. So evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in the Sahara Desert. तो बायोलॉजिस्ट खुद ये बात कहते हैं बच्चे कि जो मैमल्स का सक्सेस है ना, द सक्सेस ऑफ देयर सर्वाइवल, दैट टोटली डिपेंड्स कि उनकी कितनी एबिलिटी है कि वो अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पा रहे हैं. ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं, चाहे वो अंटार्कटिका में रहते हो चाहे वो सहारा डेजर्ट में होते हैं. तो एवोल्यूशन होगा ही इसी बेसिस पे कि कितना ज्यादा कॉन्स्टेंटली ये अपनी बॉडी को मेंटेन करके रख पाते हैं. Now the mechanisms used by the most mammals to regulate their body temperature are similar to the ones that we humans use. तो यहाँ जो mechanisms होती है ना वो exactly same होती है जैसे humans के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, right? So you will see that we maintain a constant body temperature of 37 degree Celsius. हम लोग कितना 37 डिग्री सेल्सियस का एक constant body temperature maintain करते हैं, right? और ये कितना करते हैं? They are in summer. एनिमल्स का सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है. हमारी बॉडी में 37 ही रहता है. अगर हमें देखो हम कैसे कर लेते हैं मेंटेन, मतलब आप लोग भी सोचो यार. हाँ, अब इफ आई से इफ आई लिव इन दिल्ली फॉर एग्जांपल, भाई सर्दियों में इतनी ठंड होती है ना? कितना लो लो टेम्परेचर, 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा टेम्परेचर होता है जनवरी में. और अभी एकदम से अब गर्मी आएंगे तो 40 डिग्री 45 डिग्री ये टेम्परेचर है. देख रहे हो आप? बट स्टिल हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस को आराम से मेंटेन कर रही है. हाउ इज दैट पॉसिबल? इसी को हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं या होम्योस्टैसिस का ये एक पार्ट है. तो इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनको बेचारों को कितनी गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है,
तो हमें बहुत ज्यादा प्रोफ्यूजली स्वेटिंग होती है, ठीक है। कई लोगों को तो बहुत एक्सेसिवली होती है, बट ऑब्वियसली यार जब गर्मी होगी तो स्वेटिंग होती है। This results, the resulting evaporative cooling brings down the body temperature. तो जो यहाँ पे resulting evaporative cooling temperature होता है ना, it brings down the body temperature. धीरे धीरे ये body temperature को low down कर देता है, ठीक है। यहाँ पे temperature low down हो जाता है, and that is a phenomenon of evaporative cooling. ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, यू मस्ट हैव स्टडीड। देखो, जो आपका एसीटोन वाला एग्जांपल किया है, नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन अगर आप अपने हैंड पे डालते हो तो जो इवेपोरेट होता है, एक तो कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाता है, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, तो यू फील वेरी ठंडा ठंडा, है ना, राइट। सो सेम चीज जब आपको स्वेटिंग हो रही होती है और बाई चांस गलती से हवा चल जाती है या आपके सामने कोई ऐसे ऐसे कर दे, भाई क्या मजा ही आ जाता है, हाँ ऐसा होता है। वो देखिए मैम भी क्या बात कर रही है, बट दैट्स अ फैक्ट, यू नो, बिकॉज स्वेटिंग on when the sweat is evaporating now, it leaves a cooling effect behind. Okay, it leaves a cooling effect behind. So this is how the body is maintaining the temperature. Excessive sweating से ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करता है। एंड विंटर में क्या होता है, विंटर में हमें बहुत ठंड लग रही होती है, तो हमारी बॉडी स्टार्ट्स टू शिवर, ठीक है, शिवरिंग होने लगती है, कांपने लगते हैं हम लोग। तो कांपने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा हीट जनरेट होता है, and it's a kind of exercise which is happening which produces heat and raises the body temperature, a type of body's own defense mechanism. So ये body का एक खुद का एक तरीके का defense mechanism है against the low temperatures. Low temperatures के against it's a kind of a defense mechanism. Now plants on the other hand do not have such mechanism. Plants की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसे कोई mechanisms नहीं होते to maintain such internal temperatures, ठीक है। ऐसा internal temperature maintain करने वाला सीन वहाँ plants में नहीं होता है। Now conformers की अगर हम बात करें, conformers में क्या होता है बच्चे, conformers में majority 99% of animals cannot maintain a constant internal environment. 99% इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है, फाइन। एंड देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो बाहर के एम्बिएंट टेम्परेचर से चेंज होता रहता है, सराउंडिंग टेम्परेचर से इट कीप्स ऑन चेंजिंग, फाइन। एंड इन aquatic animals की अगर हम बात करें, द ऑस्मोटिक concentration ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स चेंजेस along with that of the surrounding water. तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स की अगर हम बात करें, चेंजेस अलोंग विद दैट ऑफ द सराउंडिंग वाटर, मतलब जैसे जैसे सराउंडिंग वाटर का चेंज होता रहता है ना, ऐसे ऐसे इट आल्सो कीप्स चेंजिंग, राइट। नाउ सच एनिमल्स आर डिस्क्राइब्ड एज कन्फॉर्मर्स। ऐसे ही एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मर्स। इनका बॉडी टेम्परेचर भाई चेंज नहीं होगा, बाहर ठंडा है तो ठंडा हो जाएगा एनिमल खुद भी, बाहर गर्मी है तो एनिमल खुद भी गर्म, भाई कैपेबिलिटी ही नहीं है टेम्परेचर रेगुलेट करने की, ठीक है। तो दीज आर कन्फर्मर्स, दे कांट बी द रेगुलेटर्स। देन आते हैं पार्शली रेगुलेट करने वाले। तो देर आर सर्टेन एनिमल्स जैसे कि कैमल्स हैं, ठीक है, दीज कैन बी कन्फर्मर्स, दीज कैन बी कन्फर्मर्स, ओके। एंड अप टू अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर रेंज तक ये कन्फर्मर्स हो सकते हैं। एंड इवन एंड उसके बाद में, उस टेम्परेचर रेंज के बाद में ये भी रेगुलेटर बन जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पार्शियली रेगुलेटर। आप लोगों ने एनसीईआरटी में पार्शियली रेगुलेटर्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया था, बट एक सिर्फ ग्राफ देके छोड़ दिया था कन्फर्मर्स, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर्स का, बट दे नेवर एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। तो पार्शियल रेगुलेटर्स बच्चे क्या होते हैं कि वो जैसे कैमल है, इनिशियली कन्फर्मर्स है, बट एक टेम्परेचर रेंज के बाद भाई इनको भी रेगुलेटर बनना पड़ता है, बिकॉज दे आल्सो हैव टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर रेंज। सो इसीलिए इनको हम पार्शियल रेगुलेटर्स या हम इनको पार्शियल कन्फर्मर्स भी कह सकते हैं। It's not necessary that we have to call them by the name of the partial regulators only. We can also call them as partial conformers. All right. Now, why did not
द कन्फर्मर्स इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स। कन्फर्मर्स ने इवॉल्व क्यों नहीं किया रेगुलेटर्स बनने के लिए? व्हाई डिडंट दे इवॉल्व? हाँ, क्यों क्यों नहीं इवॉल्व हुए भाई? जब रेगुलेशन एक बेटर तरीका है अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, तो क्यों नहीं इवॉल्व किया? क्या रीजन हो सकता है? देखो, थर्मो रेगुलेशन जो है ना, इससे कोई आसान बात नहीं है कि हाँ भाई चलो हमसे नहीं हो रहा, हम अब थर्मो रेगुलेशन करने लगते हैं और अब हम रेगुलेटर्स बन जाते हैं। नो बच्चा, इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज थर्मो रेगुलेशन एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। बड़ी एनर्जी लगती है यार इसमें। इट्स नॉट एट ऑल इजी, इट्स हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस। हाँ, बहुत एनर्जी खर्च होती है। अब इन छोटे छोटे एनिमल्स का कुछ सोचो यार, चुन्नू चुन्नू से छोटे छोटे से एनिमल्स है, क्यूट क्यूट से। हाँ, अब इनसे इतनी एनर्जी अगर ये अपने टेम्परेचर रेगुलेट करने में लगा देंगे तो बाकी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ जाएंगी? डू यू गेट इट? So this is particularly true in some animals like what? Like your shrews. Shrews are very tiny mouse-like organism. And even your hummingbirds, these are very tiny birds. So heat loss or heat gain is a function of the surface area, right? And they have a very small surface area. और अगर उससे ये heat loss करना मतलब वहां पे थर्मो रेगुलेशन करेंगे, they will lose a lot of heat from the body. Since small animals have a larger surface area रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, अगर हम उनके वॉल्यूम से कंपेयर करें तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड दे टेंड टू लूज द बॉडी हीट वेरी फास्ट टू द आउटसाइड एनवायरमेंट। ओके, ठीक है, इसलिए बहुत जल्दी बाहर एनवायरमेंट में हीट लूज कर देते हैं। देन दे हैव टू स्पेंड मच एनर्जी टू जनरेट द बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म, इसलिए इनको बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है टू जनरेट द बॉडी हीट। Fine. Now, heat generating metabolism is the main reason why small animals are rarely found in the polar regions. तो जो हीट जनरेटिंग मेटाबॉलिज्म रहता है ना, ये मेन रीजन होता है कि क्यों छोटे एनिमल, स्मॉल एनिमल जो है वो रेयरली पोलर रीजन्स में मिलते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है। And during the course of evolution, the costs and the benefits of maintaining a constant internal environment are taken into the consideration. और इस evolution के दौरान जो कॉस्ट और बेनिफिट है ना इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, दैट हैज टू टेकन इनटू द कंसिडरेशन। बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं। ओके, एंड कुछ स्पीशीज तो ऐसे हैं, दे हैव इवॉल्व्ड द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, बियॉन्ड विच दे आर सिंपली गोइंग टू कन्फर्म। ओके, एक एक रेंज देखी गई है वहां पे भी, बट उसके बाद बच्चे वो भी क्या करते हैं, सिर्फ कन्फर्म ही करते हैं। उसके बाद देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। फाइन, ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज, अगला आता है, इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, द ऑर्गेनिज्म हैज टू अदर ऑल्टरनेटिव्स। अगर स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं उनको लोकलाइज कर दिया गया और इफ दे रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, अगर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रही, तो ऑर्गेनिज्म हैज टू ऑल्टरनेटिव। सिंपल सी बात है, उनको ऑल्टरनेटिव मिल गया कि अगर ये नहीं हो पाया तो चलो अब कंफर्म से ही काम चला लेंगे। एटलीस्ट दे हैव अ बैकअप प्लान। डू यू गेट इट? चलो एक बैकअप प्लान है उनके पास कि चलो यार अगर रेगुलेट नहीं कर पाए टाइम के बाद में, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई, तो नाउ दे कैन सिंपली कंफर्म। Next process through which the organisms can maintain the homeostasis is the migration. बस हम एक दो last topics कर रहे हैं, इसके बाद we will be obviously ending the class. So yeah, the organisms can move away temporarily from the stressful habitat. Stressful habitat से एक they move towards a more hospitable area. एक और भी ज्यादा hospitable, comfortable area की तरफ चले जाते हैं and return when the stressful period is over.
और जब वो स्ट्रेसफुल पीरियड, वो स्ट्रेसफुल टाइम ओवर हो जाता है तो वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब एक जगह है, मान लो वहाँ पे उन एनिमल्स को खाना नहीं मिल रहा उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वहां से चले जाएंगे। माइग्रेशन के रीजंस क्या होते हैं? फूड, शेल्टर, वाटर, ठीक है, एंड इवन सम स्ट्रेसफुल कंडीशंस लाइक उनसे टेम्परेचर बेयर नहीं हो रहा, ठीक है, या कंपटीशन ज्यादा है। सो ऑब्वियसली कंपटीशन होएगा तो मतलब कहने का मतलब है इवन ह्यूमन बींग्स माइग्रेट, इट्स नॉट जस्ट द एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स माइग्रेट। यस और नो, करते हैं ना माइग्रेशन में? सी लॉकडाउन, आई थिंक इट्स अ लॉकडाउन सीन, लॉकडाउन में कितना माइग्रेशन हुआ था यार। क्यों हुआ था? द रीजन वॉज रिसोर्सेज की कमी हो रही थी, ठीक है, सो दे थॉट दैट दे शुड गो बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस, एटलीस्ट दे विल गेट सम फूड देयर। लॉकडाउन लॉकडाउन सिचुएशन बहुत वर्स थी लोगों के लिए, जहाँ पे सारी चीजें जब बंद हो गई थी तो दे डिडंट हैड एनी sources of income, and they obviously they have to feed their families. So this is the migration. The reasons of migration is mainly the food, the shelter, and the better conditions, and not the stressful ones. So in human analogy comparison किया हुआ है, यहाँ पे एक analogy दी हुई है. So this strategy is comparable to a person moving from Delhi to Shimla. जाते हैं ना बहुत सारे, गर्मियों की छुट्टियां दिल्ली के लोग कहाँ जाते हैं? शिमला मनाली, बेस्ट प्लेस लगती है उनको, चलो यार शिमला चलते हैं यार, बहुत गर्मी हो रही है, हाँ थोड़ा ठंड वंड में रह के आते हैं, राइट? ये देखो, ये इवन द पेंगुइन्स दे आल्सो माइग्रेट, सी ये सब ऑर्गेनिजम्स माइग्रेशन, झुंड में जाते हैं, सारे एनिमल्स माइग्रेट करते हैं। Even the crabs migrate. See the wild buffaloes. So many animals, particularly birds, during the winter undertake long distance migrations to more hospitable areas. So वो कहाँ जाते हैं? थोड़े से hospitable area, hospitable का मतलब होता है comfortable areas की तरफ चले जाते हैं. And every winter, many places in India, including the famous Keolado Ghana Park in Rajasthan, okay, so that formerly भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहते थे, राइट? एंड पुलिकैट लेक इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर जो पुलिकैट लेक है, इट होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं यहाँ से साइबेरिया से आती हैं, कहाँ? आंध्र प्रदेश में, क्योलाडो घाना नेशनल पार्क के अंदर, राजस्थान में। It's a very famous example of migration that you must have studied from your smaller classes. Huh? Then and other extremely cold northern regions, इसके अलावा कुछ बहुत ही ज़्यादा cold northern regions भी रहते हैं. Extremely cold northern regions are there. Yes. Okay. Then suspend life activities. यहाँ पे suspended life activities भी दिखती हैं in bacteria, fungi, and even the lower plants. Various kinds of the thick walled spores are formed with which help them to survive in the unfavorable conditions. ये आप लोगों ने क्लास 11th में जब हम लोगों ने प्लांट किंगडम एंड ऑल पढ़ा था, तो वहां पे आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है ना, इन फंजाई और इन सब के इनमें स्पोर्स होते हैं, दे हैव थिक वॉल्ड स्पोर्स and it's highly resistant. It protects them, it helps them to withstand the unfavorable conditions. Okay, and they germinate on the return of suitable environmental conditions. और जब suitable environmental conditions आती हैं तब they will germinate again. Okay, they are gonna germinate again. So this comes out of the spore wall. इस स्पोर वॉल से बाहर आती है, प्रोड्यूस अ नॉर्मल एक्टिव ऑर्गेनिज्म, एक नॉर्मल एक्टिव ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रोड्यूस होता है. दैट्स गोना, सो दिस इज हाउ द लाइफ इज प्रोपगेटेड इन दीज ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चे कितना सही तरीका है यार, मतलब देखो यार एनवायरमेंट में कितनी अच्छी चीजें होती हैं कि अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो छुप जाओ, है ना, और फिर जैसे फेवरेबल कंडीशंस आती है फिर वापस से आ जाओ. क्या बात है, मतलब आई रियली लाइक दिस आइडिया. ओके, हाँ, वी ह्यूमन शुड ऑल्सो डू दिस. जब दुनिया जालिम हो जाए तो अंदर अपने घर में छुप छुप के बैठ जाओ, फिर वापस से आपको लगता है कि अच्छा चलो सब नॉर्मल हो रहा है, यू कैन जस्ट कम बैक एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर. व्हाट से, ऐसा करना भी चाहिए वैसे. ओके,
So plant examples. In higher plants, seeds and some other vegetative reproductive structures serve as means to tide over periods of stress besides helping in dispersal. They germinate to form new plants under the favorable moisture and even the temperature conditions. So higher plants की अगर हम बात करें वहाँ पे जो seeds होते हैं and even some other vegetative reproductive structures क्या करते हैं? They serve as a means to tide over the periods of stress. स्ट्रेस पीरियड जो होता है ना उसको उससे बचने के लिए ये सीड्स एक स्टेट में चले जाते हैं, अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, एंड दे डोंट जर्मिनेट ड्यूरिंग दैट टाइम. They will not germinate until the favorable conditions, favorable moisture and temperature conditions are there. And this condition is known as, this state actually is known as dormancy. ठीक है. So they do so by reducing their metabolic activity. इस टाइम पे अपनी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरी तरह रिड्यूस कर देते हैं, एंड दिस इज नोन एज डोरमेंसी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, some animals can avoid the stress by escaping in time. कुछ animals जो होते हैं ना, they even escape in time. And migration is escaping in space. Migration क्या होता है? Escaping in space मतलब जगह ही बदल दो. और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने कुछ टाइम के लिए उस मतलब दे जस्ट बिकम क्या हो जाते हैं? अंडरग्राउंड हो जाते हैं. समझे? ठीक है. तो वो जगह से नहीं जाते, जगह पे वही रहते पर कहीं छुप के रहते हैं उसी जगह पे. दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एनीबडी. तो इस तरह की चीजें आपने जैसे देखी होगी. हाइबरनेशन, छोटे बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. हाइबरनेशन क्या होता है? जितने भी आपके जैसे ये रिप्टाइल्स एंड ऑल्स होते हैं, आपकी लिजर्ड्स होती हैं, स्नेक्स होती हैं, टर्टल्स होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, ये सब आपको सर्दियों में दिखते हैं? नहीं दिखते. ये सब के सब हाइबरनेशन में चले जाते हैं. विंटर स्लीप वी कॉल इट एज विंटर स्लीप. सो दे गो अंडर द विंटर स्लीप, राइट? ठीक है बच्चा. ओके, देन उसके बाद में अगली चीज आती है आपकी यहाँ पे. द नेक्स्ट थिंग इज that some snails and fish go into the estivation. कुछ snails और fish जो है ना वो estivation में चले जाते हैं. They undergo the process of estivation to avoid summer related problems, ताकि summer related problems ना आए and even desiccation ना हो सके. ठीक है, so that there is no desiccation during that time. All right. So just to avoid those problems, heat related problems and desiccation, they are undergoing such processes. All right. Now डायपोस की अगर हम बात करें बच्चे तो सर्टेन ऑर्गेनिज्म शोज डिले इन डेवलपमेंट. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो डेवलपमेंट में डिले शो करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड स्पेंड दैट पीरियड इन अ स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस कॉल्ड डायपोस. ठीक है, उस टाइम पे वो क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं एंड दे आर इन अ कंडीशन नोन एज डायपोस. They'll become inactive during that time. They are under diapause. See, this dormant period in animals is a mechanism to survive extremes of, again यार मतलब obviously जितनी भी ऐसी states हैं जहाँ पे ये गायब हो रहे हैं, diapause है, dormancy है, hibernation है, estivation है, ये सब जो unfavorable conditions होती है उनसे बचने के लिए ही होता है, right? So diapause is seen mostly in insects and even the embryos of some fish. Diapause इन सब organisms में देखने को मिलता है. Under the unfavorable conditions, many zooplanktons also. What are zooplanktons? आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा. zooplanktons होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो आपके seas और oceans, water bodies में देखने को मिलते हैं. In lakes and ponds, right? So they enter the diapause. क्लियर बच्चा? ओके, तो आज के लिए सब इतना ही. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन या आप लोग अगर यहाँ पे कोई क्लास 11th का बच्चा बैठा है, बच्चे सीबीएसई क्लास 11 के लिए टर्म 2 प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन इन द प्लस क्लासेस. और अब बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, अपनी प्लस क्लासेस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो. अगर आपके एग्जाम्स अभी बचे हैं, फाइनल एग्जाम्स क्लास 11th के, तो इट्स द बेस्ट टाइम कि अभी आप सब्सक्रिप्शन ले लो.
ठीक है, आप अपने एग्जाम्स की तैयारी इन बैचेस से भी कर दोगे, और जैसे ही 15-16 मार्च से हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे तो आप उनमें भी खुद को एनरोल कर सकते हो। So this is the right time. Start coming on the plus classes, and even for the class 12 students, बच्चे भी 2 महीने तो आपको चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके बाद 1 महीना आपका नीट में जाएगा ही जाएगा. सो यू मस्ट हैव अ 3 month सब्सक्रिप्शन. इट्स अ मस्ट नाउ. जितने बच्चे अभी भी हवाबाजी में है ना, मतलब कि चलो यार देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, प्लीज आप थोड़ा सा फोकस हो जाओ. ठीक है, यू शुड go for a special preparation which can only help you to enhance the process of your preparation. Okay, you are preparing right now also, but बच्चे एक प्रॉपर तरीका होता है प्रिपरेशन का, वो बहुत जरूरी है अब इस टाइम पे. ये बहुत आखिरी और क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए. बाकी बच्चों, स्पेशल क्लासेस आर रनिंग एट 2:30 and 4:45 for all of you. Please be available for the special classes everybody. एंड अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शंस मिलता है. यू कैन आस्क द क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब, लाइव कॉल ऑप्शंस रहता है, एंड लीडर बोर्ड भी आपको देखने को मिलता है. तो ये सारे फीचर्स से आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. एंड बच्चों, this okay, so this isn't available anymore. All right, so you guys can accelerate your performance. No more breaks in your prep. Free 6 month extension on subscriptions of 1 year. So जितने भी class 11th है, please use this code and start coming. Don't forget to use my TAMAN0 code. और आप लोगों के लिए Bugs Bounty एक ऐसी opportunity है जिसमें you can report any inappropriate content in the video, and you can even be the first one to report a particular issue so that you can claim your prize. और इसके लिए अगर आपको फॉर्म चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. बाकी थैंक यू सो मच एवरीबडी, थैंक यू एवरीबडी फॉर अटेंडिंग द क्लास, राइट. एंड बेटा, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको प्लीज आप लोग यू हैव टू ऑल्सो रिवाइज इट थ्रू द एनसीईआरटी, बिकॉज अगर आप लोग रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी ऐसे हो जाएंगी. फाइन, सो प्लीज डू रिवाइज देम ऑल्सो. थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द bell icon so that you don't miss out on the important notifications from Unacademy 11th channel. And yeah, as Unacademy always says, let's crack it. Bye bye. Take care, all of you. Bye bye.